गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कुछ और आइटम्स की बात करते हैं जो एनपीओ में, स्पेशली एनपीओ में ही उनका यूज़ होता है। कल हमने एनपीओ के मेन इनकम सोर्सेज की बात की थी। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फ़ी, गवर्नमेंट ग्रांट, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लेगेसी, एंडोमेंट फंड डोनेशन। नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड डोनेशन। एंडोमेंट फंड डोनेशन। एंडोमेंट फंड डोनेशन का मतलब, हम यहाँ पे हमें डोनेशन मिला है और वो डोनेशन किसी भी पर्पस के लिए नहीं मिला है। मतलब किसी भी पर्पस के लिए नहीं मिला है, मतलब हम उस डोनेशन की मनी को यूज नहीं कर सकते, वो फॉरएवर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा। लेकिन उस डोनेशन की मनी को यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को हम अपने जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एंडोमेंट फंड डोनेशन में मनी ऑफ डोनेशन कैन नॉट बी यूज्ड, money of donation cannot be used, only income from the donation can be used for the specific purpose। तो फंड को हम इन्वेस्ट करके चलेंगे और उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आएगा, सिर्फ उस इनकम को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। ये नोट कर लें। ओनली इनकम फ्रॉम द डोनेशन, ओनली इनकम फ्रॉम द डोनेशन only income from the donation can be used, yes, to be used for certain specific purpose। Only income of donation can be to be used for the purpose or specific purpose। Next, sale of fixed assets। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, यदि हमने कोई फिक्स असेट ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है तो उस फिक्स असेट को सेल करने पे क्या ट्रीटमेंट होगा? बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड, इसे असेट की वैल्यू से माइनस कर देंगे। सेल वैल्यू ऑफ असेट्स रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड पे आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड पे, एक्सपेंसेस हुआ है, लॉस हुआ है तो एक्सपेंसेस साइड पे। नेक्स्ट इज हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम, व्हाट इज हॉनोरेरियम? नो, हाँ, रेम्युनरेशन या सर्विस चार्जेस पेड टू द गेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अमाउंट पेड फॉर द सर्विसेज provided by persons not employee of the company, who are not the employee of the company।
क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ये गेस्ट को इनवाइट करती हैं मोटिवेशन स्पीचेस के लिए या कुछ ना कुछ इवेंट्स के लिए, और उन्हें गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए तो उन्हें कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस पे किया जाता है। तो उनको जो भी सर्विस चार्जेस पे किया जा रहा है, दैट सर्विस चार्जेस इज नोन एज ऑनोरेरियम। उनके ऑनर में उनको पेमेंट दिया जाता है, उनको हम सैलरी नहीं दे सकते, तो हमें उन्हें ऑनोरेरियम वर्ड दिया जाता है। ये क्या है? एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे ये चला जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम है। कंप्लीट अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पूरा इनकम साइड पे चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट का मतलब कोई भी एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फी, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा अमाउंट रिसीट पेमेंट में जाएगा, उसके लिए हमारे पास कई इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जिन्हें हमें समराइज करना है। इंफॉर्मेशंस कैसे? लाइक सम एक्सपेंसेस वर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो उन सारे एक्सपेंसेस के साथ कैसे डील करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसका भी अकाउंट बना लें और या फिर यहाँ पे हम प्लस माइनस करके चला सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, होल्ड कीजिएगा। पहले एक अकाउंट की तरह चलते हैं। बाय आउटस्टैंडिंग, बाय आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए जो उसका बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है यानी प्रीवियस ईयर से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट चल रहा है वो लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा आपके पास। टू,
प्रीपेड बिगिनिंग ड्यूरिंग द ईयर जितने भी एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया है पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड प्रीपेड एट द एंड। इस तरह से एक्सपेंसेस का अकाउंट बना के हम अपनी डिजायर इंफॉर्मेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मिसिंग होगा वो यहाँ से कैलकुलेट होगा और इन जनरल जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उनमें या तो आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट मिसिंग होगा या रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट मिसिंग होगा। तो दोनों में से जो भी मिसिंग है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटर अकाउंट बना के जाएं। यदि हमारे पास नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट ही सबसे सही वे है उसको ट्रीट करने का। और यदि अकाउंट के थ्रू आप नहीं जा रहे हैं तो प्लस माइनस करके भी जा सकते हैं। प्लस माइनस कैसे करेंगे? अब प्लस माइनस करने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट चाहिए या रिसीट पेमेंट का अमाउंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। यदि मैं रिसीट पेमेंट के अमाउंट से यानी पेड अमाउंट से एक्सपेंसेस के अमाउंट पे जा रहा हूँ और या एक्सपेंसेस के अमाउंट से पेड अमाउंट पे जा रहा हूँ तो कैलकुलेशन सारी डिफरेंट हो जाती है। तो वहाँ याद रखना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी कि कैसे याद रखें। फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस प्रीपेड एट द बिगिनिंग minus outstanding at the beginning and minus prepaid at the end. You will get expenses of the year. So again, it is not the better way of treatment क्योंकि यहाँ से यदि ये पेड अमाउंट से एक्सपेंसेस पे गए तो क्या प्लस माइनस किया, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप अकाउंट को माइंड में रखें और अकाउंट को माइंड में रखने के बाद वहां से डिजायर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए प्लस माइनस से जाना है तो प्लस माइनस से जाने के लिए भी अकाउंट की पिक्चर को माइंड में रखना जरूरी है। अकाउंट को माइंड में रखना जरूरी है कि डेबिट क्रेडिट क्या है। तो यहां देखेंगे यदि आपको डेबिट साइड पे क्या लिखा है और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है ये ध्यान रखना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमारी असेट होता है तो बिगिनिंग में वो डेबिट साइड पे आएगा और एंड में क्रेडिट साइड पे आएगा। आप रिसीट पेमेंट के अमाउंट से जा रहे हो, इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है तो जो भी डेबिट साइड पे है उन सबको ऐड किया और जो भी क्रेडिट साइड पे है उन्हें माइनस किया तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। यदि इनकम एक्सपेंडिचर के अमाउंट से रिसीट पेमेंट का अमाउंट निकालना है तो इनकम एक्सपेंडिचर के अमाउंट में क्रेडिट साइड पूरा ऐड किया और उसमें से डेबिट साइड के दोनों अमाउंट माइनस किए तो रिसीट पेमेंट का अमाउंट निकल जाएगा। तो बेटर ये तरीका माइंड में रखें तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अदरवाइज चॉइस इज योर्स। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, अकाउंट एंड स्टेटमेंट। डिटेल इंफॉर्मेशन यदि एक्सपेंसेस पे आती है तो बेटर अकाउंट से जाएं। एक या दो इंफॉर्मेशन के साथ ही कैलकुलेशन होता है तो आप स्टेटमेंट भी ध्यान रख सकते हैं। हमें पता है एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होगा, प्रीपेड एट द एंड माइनस होगा और प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऐड होगा। लेकिन ये सिर्फ रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, एक्सपेंडिचर से पेमेंट अमाउंट निकालने के लिए रिवर्स हो जाएगा। और हमें दोनों आना जरूरी है क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास रिसीट पेमेंट आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है।
आपको यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट भी बनाना पड़ सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है और आपको रिसीट पेमेंट बनानी है, तो वहाँ रिसीट पेमेंट की अमाउंट निकालने की हैबिट नहीं है हमारी, क्योंकि वहाँ रिवर्स कैलकुलेशन से जाते हैं। तो माइंड में हमेशा वही एक कैलकुलेशन चलती है, आउटस्टैंडिंग है ऐड कर दो, लेकिन उल्टा होगा, फिर वहाँ आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन। ऑफ कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल से रिलेटेड वर्किंग, ये एक और इंपॉर्टेंट, कंज्यूमेबल्स। हम ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंज्यूमेबल्स होती हैं, यानी कंज्यूम होके खत्म हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे स्टेशनरी, यदि हमारा स्टेशनरी का बहुत सारा काम होता है, स्टेशनरी बहुत सारा यूज में आता है, तो हम बल्क में स्टेशनरी परचेज कर लेते हैं। स्टेशनरी परचेज करने के बाद वो कंज्यूम होने लगती है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना स्टेशनरी बच गया, यानी स्टॉक कितना है और कंज्यूम कितना हुआ है। बिकॉज जो कंज्यूम हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, दैट अमाउंट विल गो टू इनकम एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर, और जो बच गया है वो हमारे बैलेंस शीट में जाएगा असेट्स की फॉर्म में। इट्स नॉट अबाउट स्टेशनरी ओनली, ऐसा बहुत सारी चीजों के साथ हो सकता है, लाइक मेडिसिन, फूड आइटम्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, बुक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कंज्यूमेबल्स की फॉर्म में हो और उन्हें हमें उनका हमें कंजम्पशन निकालना रहे। तो कंज्यूमेबल्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? यस, क्या हुआ? इंजन स्टार्ट किया और बंद हो गई गाड़ी? सिंपल तरीका तो बहुत इजी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंजम्पशन। इतना ही बताना होता तो बात ही नहीं करता मैं इस चीज की। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। नॉर्मली कंजम्पशन निकालने का तरीका इट्स वेरी सिंपल, नोट मत कीजिएगा, सिर्फ समझिएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा, ये आ गया आपका कंजम्पशन। नॉर्मली तो यही होना है, बट ओपनिंग स्टॉक तो अवेलेबल हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम तो इस परचेजेस के साथ है, परचेजेस मिसिंग होगा। तो परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? परचेजेस के दो पार्ट है, कैश परचेज कितना हुआ, क्रेडिट परचेज कितना हुआ। कैश परचेज फिर मिल जाएगा, तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस क्रेडिटर के अकाउंट के थ्रू हमें क्रेडिट परचेज पता चलेगी। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट इक्विपमेंट, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है हमारे पास, जहां से हम परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट आइडेंटिफाई करके लाएंगे। देन ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कि आपने उस कंज्यूमेबल का कुछ पार्ट स्क्रैप की फॉर्म में सेल कर दिया हो, तो वो जो अमाउंट आपने सेल किया है, जो पार्ट सेल किया है, उससे आपकी कॉस्ट और कंज्यूमेबल की एक्सपेंसेस कम हो जाएगी, तो उन्हें भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए नोट करेंगे अभी कि हमें कैसे बनाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो एक सिंपल तरीके से नोट कर लें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल, जो भी कंज्यूमेबल है उसकी बात कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल एड कैश परचेज ऑफ कंज्यूमेबल एड क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल। अब ये क्रेडिट परचेज कैसे आएगा? क्रेडिटर का अकाउंट बना के। तो अकाउंट बनाने जितना डिटेल इंफॉर्मेशन होता नहीं है, तो हम यहीं पे प्लस माइनस से भी देख सकते हैं कितना परचेज किया होगा हमने क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेज कितना किया होगा, तो उसकी कैलकुलेशन अलग से यहाँ
इनर कॉलम में शो कर रहा हूं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल्स, नॉट नॉर्मल क्रेडिटर। यदि हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम स्टेशनरी के लिए ले रहे हैं। यहां से आपका क्रेडिट परचेज निकलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल प्लस परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आ गया हमारे पास, लेस सेल ऑफ कंज्यूमेबल। कॉस्ट लेनी है या सेलिंग प्राइस लेनी है? कॉस्ट लेनी है, नॉट सेलिंग प्राइस। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स। Then you will get consumption. अब यहां जो सेल वैल्यू हमने ली है कंज्यूमेबल की, उसकी एक सेपरेट कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सेल डिफरेंट प्राइस पे हुआ होगा, कॉस्ट डिफरेंट होगी। यदि कॉस्ट और सेल वैल्यू दोनों मालूम है तो यहाँ पे कॉस्ट लेनी है, सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। लेकिन सिर्फ सेल वैल्यू मालूम है, कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे सेल वैल्यू ले लेंगे और उसकी सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों मालूम है तो उस केस में एक सेपरेट कैलकुलेशन और होगा, कॉस्ट ऑफ सोल्ड आइटम माइनस सेल वैल्यू ये जो भी आ रहा है लॉस, इसे सेपरेटली लेंगे। और वापस बोल रहा हूं, ये तभी करना है जब कॉस्ट अवेलेबल है। कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहां आप सेल ऑफ कंज्यूमेबल के अंदर सीधा सेल वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम केसेस में कंज्यूमेबल की कॉस्ट गिवन नहीं होगी आपको कि कितनी कॉस्ट का कंज्यूमेबल हमने सेल किया है। तो इन जनरल ये वाला पोर्शन ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कॉस्ट यहीं पे हमें सेल वैल्यू लेना है। डन। ये सारी कंज्यूमर। अब कौन सा आइटम कहां जाएगा इनकम ये बनाते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कौन सी चीज कहां जाएगी? व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग बैलेंस शीट की, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट। कैश परचेज, रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पे। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिटर का ट्रीटमेंट होगा, क्रेडिटर का पूरा ट्रीटमेंट अलग से मिलेगा फिर।
जिसमें पेमेंट टू क्रेडिटर, रिसीट एंड पेमेंट, पेमेंट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सेल ऑफ कंज्यूमेबल, रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट, असेट्स, कंजम्पशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड पे, और यदि आप सेपरेट कर रहे हैं तो लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड पे। तो हमने मेन सारी चीजों की बात कर लिया जो हमें मेन परेशान कर सकता है। सबस्क्रिप्शन, एक्सपेंसेस, डोनेशन जिसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं, डोनेशन में स्पेसिफिक डोनेशन स्पेशली, एंड कंज्यूमेबल्स। ये चार मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हमने यहाँ डील कर लिया। फिर कुछ ऐसे आइटम्स भी आपके पास होंगे जिसमें जैसे हमें कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से हमें एक्सपेंसेस हो रहा है और उस टूर्नामेंट के टिकट्स को सेल करने से हमें इनकम हो रहा है। तो हम उसके एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को सेपरेटली शो नहीं करेंगे, हम टूर्नामेंट का एक वर्किंग नोट बना के नेट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस उसे हम डायरेक्टली लेके चलेंगे। देन यदि हम कोई ऐसा कंज्यूमेबल यूज कर रहे हैं, जैसा ही कल मैंने बोला, हम रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, हम कोई बार रन कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा हम हॉस्पिटल या क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली बनाना है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जैसे ही हो गया आपका, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आ जाएगा प्लस परचेजेस प्लस ऑल अदर एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ, क्रेडिट साइड पे सेल ऑफ मटेरियल और इनकम रिसीव फ्रॉम दैट मटेरियल होगा, और वहां का नेट इनकम या नेट प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेट इनकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, नेट इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी के नाम से। नाउ फॉर्मेट की बात नहीं करूंगा कि इनकम एक्सपेंडिचर और इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। फॉर्मेट सबको पता है, रिसीट एंड पेमेंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। रिसीट एंड पेमेंट में इट्स योर रिसीट साइड एंड इट्स योर पेमेंट साइड। ये स्टार्ट होगा किससे? कैश और बैंक बैलेंस से, बट इफ यू हैव बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिट में आ जाएगा। ये यहां से स्टार्ट होगा और इसका फाइनल बैलेंस आएगा, यदि डेबिट बैलेंस आता है तो वो कैश या बैंक बैलेंस, और दी क्रेडिट बैलेंस आता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। डेबिट बैलेंस आता है तो हमारे पास डेफिसिट है, और क्रेडिट बैलेंस आता है तो सरप्लस। डेफिसिट को कैपिटल में ऐड करना है और सरप्लस, डेफिसिट को कैपिटल फंड से माइनस करना है और सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करना है। बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लोगों के पास यदि कोई सवाल है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
Is there any doubt, any question? No? Okay, बढ़िया, आइए क्वेश्चंस पे। Question number 1. Following is the receipt and payment of Apollo Club in respect of year March 31st, 2018. We have opening balance of cash. करने का तरीका समझिएगा कि किस तरह से इक्वेशन को प्रोसीड करना है और कंप्लीट करना है। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड से स्टार्ट किया, क्लोजिंग बैलेंस में भी कैश इन हैंड है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हैं। इंफॉर्मेशन में देखें तो एक पूरा कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, देन स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सैलरीज, स्टेशनरीज, रेट्स, टेलीफोन, सिक्योरिटीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलें तो पहला इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है पूरा डिटेल। सेकेंड इंफॉर्मेशन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से, यानी स्टेशनरी पे भी हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। रेट एंड टैक्सेस पे हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। टेलीफोन चार्जेस पे हमारे पास कैलकुलेशन है। सन्ड्री एक्सपेंसेस पे भी हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। एट द एंड, at March 17, building stood in the books at 30,000 and it is required to write off and face value of security as on 31st March 17. March 17 से रिलेटेड कुछ assets और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। Balance sheet as at 31st March 18. देन वर्किंग नोट्स में आएंगे और पहला वर्किंग नोट बैलेंस शीट एज एट 31st March 17, 31st March 17 का बैलेंस शीट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन पे बहुत कुछ हमने देखा है तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास जो भी बैलेंसेस अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें आप ओपनिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर दोगे ताकि वहां पे गड़बड़ ना रहे। तो हमारे पास 31 मार्च को बिल्डिंग दिया है 30,000,
31 मार्च को सिक्योरिटीज दिया है 10,000, face value of 12% security at 31st March was 10,000 which were purchased at that date for 15,000. ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल सिक्योरिटीज हमने और परचेज किया, बाद में देखेंगे। तो हमारे पास दो असेट्स की इंफॉर्मेशन है ओपनिंग में, वन इज बिल्डिंग, सेकेंड इज 12% सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू 10,000। बिल्डिंग कितने अमाउंट का? 30,000 का बिल्डिंग and security of face value of 15,000. Face value of 12,000 but purchase at 15,000. Fine. ये दो इंफॉर्मेशंस थी। देन रिसीट एंड पेमेंट पे आइए। रिसीट एंड पेमेंट में सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको मिलता है ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस बैलेंस शीट में लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,000 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश 2,000 रुपीज। देन रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग कैश बैलेंस भी अवेलेबल है, तो उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसे भी लिख दीजिए कैश। और जो भी एंट्री आप करते चल रहे हैं उसे मार्क कर दीजिएगा ताकि ध्यान रहे। 3,000 रुपीज। बाकी सबको भूल जाइए और सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पे चलिए और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को कंप्लीट कीजिए और वहां की सारी इंफॉर्मेशन से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन हमने पे किया, ये हमें रिसीट पेमेंट से मिल जाता है। ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल 8,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन पे किया है, जिसमें 3,000 प्रीवियस ईयर का था, 4,000 करंट ईयर का है और 1,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में आए और मेनली फटाफट से चार चीजें लिख दें। आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17, बाय एडवांस 31 मार्च 17, बाय रिसीट एंड पेमेंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू एडवांस 31 मार्च 18, बाय आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18। रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट कितना है? 8,000। तो रिसीट एंड पेमेंट में हम 8,000 लिख देते हैं। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ने चलें। पहली इंफॉर्मेशन बोल रही है देयर आर 500 मेंबर्स एंड ईच पेइंग ₹10। 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 10 रुपीज पे करेगा। इसका मतलब अ करंट ईयर इनकम शुड बी 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5,000। ये करंट ईयर इनकम होना चाहिए। फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। 3,500 बीइंग इन एरियर इन फॉर 16-17, पिछले साल के लिए 16-17 के लिए 3,500 रुपीज बाकी चल रहा था। क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 3,500 एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग चल रहा था। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 3,500 रुपीज। During 16-17, subscription were paid in advance by 30 members for 17-18. पिछले साल इस साल के लिए 30 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे कर दिया था। तो एडवांस एट द बिगिनिंग 300 रुपीज। 30 मेंबर्स ने 10 रुपीज पर मेंबर सब्सक्रिप्शन है, 300 रुपीज एडवांस में पे कर दिया था। फाइन। जब हम रिसीट पेमेंट देख रहे थे तो हमें एक और इंफॉर्मेशन वहां से मिली थी कि जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है उसमें से 1,000 नेक्स्ट ईयर का है और 1,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। तो ये क्या हो गया?
एडवांस एट दी एंड, ईयर एंड पे हमारे पास 1000 रुपीज का एडवांस सब्सक्रिप्शन आया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन पेंडिंग चल रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर से हम वो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड विल बी 1200 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1200 रुपीज। हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड चाहिए, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर नहीं। ये अकाउंट नहीं बनाओगे तो आप आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर की कैलकुलेशन में रह जाओगे। अभी इसको वेरीफाई करते हैं, चीज समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अकाउंट नहीं भी बनाते तो हमारा काम हो सकता था, ऐसा लगता है हमें, लेकिन बेटर है बना लें, क्योंकि कई बार कोई इंफॉर्मेशन हिडन हो सकती है जो आपको ना दिखे। मान लीजिए क्वेश्चन खुद बोल देता आउटस्टैंडिंग एट द एंड, फिर तो हम बोलते अकाउंट की जरूरत ही कहाँ है, क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दे दिया। फिर भी यदि अकाउंट बनाओगे तो डिफरेंस मिल सकता है, और हो सकता है कि राइट ऑफ हुआ हो कुछ, तो अकाउंट बना के कंफर्म कर लें, कोई अमाउंट मिस ना हो जाए। अभी इसको वेरीफाई करते हैं, एक बार चेक करते हैं, देखो क्या हुआ है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर मेंबर्स एंड देयर आर 500 मेंबर्स। 500 मेंबर्स से हमारा इस साल का इनकम कितना होना चाहिए? मैं इसे सीधा लिख देता हूं, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे 5000 मिलना चाहिए ना। इनकम एक्सपेंडिचर में तो वही अमाउंट आता है जो मिलना चाहिए, तो आई विल राइट इट डायरेक्टली इन इनकम एक्सपेंडिचर। अब मुझे चेक करना है आउटस्टैंडिंग कितना है, तो आउटस्टैंडिंग कैसे चेक करोगे, बताओ कैसे? कैसे आया 1500? हो गया रॉन्ग, हो गया रॉन्ग, इसीलिए बोला अकाउंट बना लो। 1500 आपने यहां से देख लिया कि इस साल का 4000 ही मिला है, जबकि बनता है 5000, तो 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। 500 पहले का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, 1000 300 रुपए एडवांस में भी तो मिला था, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बचा आपका 700। 5000 विल बी द इनकम, 5000 में से 300 मिल गए थे, 4000 इस साल मिल गए हैं, 4300 मिल चुके हैं, तो इसका मतलब 700 ही तो आउटस्टैंडिंग बचा। और लास्ट ईयर का 3500 आउटस्टैंडिंग चल रहा था, उसमें से 3000 मिल चुका था, तो 500 लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 1200। अब इतनी कैलकुलेशंस नहीं होगी प्रैक्टिकली आपसे, यहां पे सीधा सीधा 1500 निकला, 1500 लिख दिया, आंसर रॉन्ग। हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वो 300 जो लास्ट ईयर एडवांस मिला था उसे कंसीडर ही नहीं किया। तो बेटर तरीका क्या है कि आप 100% कंफर्म हो जाएं कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लेजर बना लें। यहां अब मुझे सोचने का जरूरत नहीं है कि ये 1200 आया। अभी जब मैंने ये लिखा था तो सबके कंफ्यूजन आ गए थे, 1200 कहां से आ रहा है यार, 1200 तो है ही नहीं, 1500 दिख रहा है। फिर इसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है बेटा। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट और डाउट में रहने दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये 1200 गलत आ रहा है सर, 1200 नहीं 1500 आउटस्टैंडिंग है, नहीं है 1500 आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये 300 पिछले साल एडवांस मिल चुका था। तो ये अकाउंट आपको 100% करेक्ट अमाउंट निकाल के देगा। इन दिस 1200 करंट ईयर का है 700, प्रीवियस ईयर का है 500, दैट यू कैन शो सेपरेटली इफ यू वांट टू शो इट। और नहीं भी शो करोगे, एक साथ 1200 लिखोगे, हमारा एटलीस्ट ये सिक्योरिटी होगा कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? वर्किंग नोट के थ्रू भी हम इसका आउटस्टैंडिंग निकाल सकते थे, लेकिन उसमें मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो हमेशा सब्सक्रिप्शन के लिए बेस्ट तरीका यही है, लेजर बनाओ। 6 इंफॉर्मेशन एट मोस्ट, 6 इंफॉर्मेशन जनरल, 7 इंफॉर्मेशन एट मोस्ट, राइट ऑफ और आ सकता है। मैं वो भी यहाँ पे पहले से ही लिख देता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं दिया है, नील हो गया, लेकिन हो सकता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे दिया जाए और बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ जाए राइट ऑफ। तो ये 7 इंफॉर्मेशन एट मोस्ट विल बी देयर इन दिस अकाउंट, जो आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके दे देगा। डन? चलिए अभी किस अमाउंट को कहां लिखना है पोस्ट करते चलें फटाफट। इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम में 5000 बाय सब्सक्रिप्शन 5000,
बैलेंस शीट में आ जाइए। करंट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर बैलेंस शीट में ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग, ईयर एंड के एडवांस। करंट ईयर की बैलेंस शीट में ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग, ईयर एंड के एडवांस। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर की बैलेंस, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। ते वक्त थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। यहां की बता रहा हूं फिर कॉमन मिस्टेक, लिखते लिखते ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ईयर एंड वाले लिख जाते हैं हम। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करिएगा, लाइटली, लेकिन ये फट स्पीड में करने के चक्कर में ये ना हो कि कोई चीज गलत लिख दें। और ये सब लिखने के बाद एक बार सब्सक्रिप्शन के अकाउंट पे जाओ और वेरीफाई कर लो कि आपने अकाउंट सारे अमाउंट पोस्ट कर दिए हैं। एडवांस गया, रिसीट पेमेंट का अमाउंट ऑलरेडी रिसीट पेमेंट से आया था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड गया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पोस्ट हो गया है, इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट पोस्ट हो गया है, एडवांस एट द एंड पोस्ट हो गया है। वेरीफाई कर लें, जस्ट एक सेकंड लगेगा चेक करने में, कुछ छूट तो नहीं गया डबल एंट्री करने से। ये इंडिविजुअल पार्ट पे भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने को दे दिया जाए, लाइक इनकम एक्सपेंडिचर एनपीओ पे कंप्लीट 15 मार्क्स का क्वेश्चन ना आए, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाए, 4 मार्क्स 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाए। एक में आपको दे दिया सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन, एक में आपको दे दिया कंजम्पशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कंज्यूमेबल निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का, बहुत सारी चीजें दिखी है इसमें हमें। फाइन, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, वापस रिसीट एंड पेमेंट पे पहुंचते हैं। रिसीट एंड पेमेंट पे वापस पहुंचते हैं, वहां आके देखते हैं ओपनिंग बैलेंस का एंट्री हो गया है, सब्सक्रिप्शन का एंट्री हो गया है, देन वी हैव प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। कोई डिटेल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट इनकम 3000 रुपीज। इनकम साइड में आ जाइए, प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट इक्विपमेंट। $3000। Then we receive interest on securities, income by interest on securities। कितना इनकम हुआ है? 1000। लेकिन इसे आप रोकिएगा और एक बार कंफर्म कीजिएगा, जहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है वहां इंश्योर करें कि आपको क्या पूरा इंटरेस्ट मिल गया है या पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, ये इंश्योर करें। वर्किंग नोट में आ जाएं और हर चीज का वर्किंग नोट बनाना ही है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ओपनिंग में कितनी सिक्योरिटीज थी हमारे पास? ओपनिंग में कितनी सिक्योरिटीज थी हमारे पास? 9, 10,000। फेस वैल्यू पे मिलता है इंटरेस्ट, परचेज प्राइस पे नहीं। लिख दो यहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मार्क करके लिख दो, टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कितनी सिक्योरिटीज हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की थी? ये देखो यहां पे इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, 12% सिक्योरिटी, फेस वैल्यू 10,000। 10,000 पे 12% मिलेगा पूरे साल भर का।
Then additional security worth 5,000 are purchased at par. At par. 5,000 फेस वैल्यू का सिक्योरिटी 5,000 रुपए में ही खरीदा है. एट पार का मतलब एट फेस वैल्यू ही खरीदा है, और वो हमने खरीदा है 31 मार्च 2018 को, ईयर एंड में. और ईयर एंड में खरीदा है तो उस पर इस साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ड्यूरिंग द ईयर 5,000 इंटरेस्ट विल बी नील. टोटल इंटरेस्ट बनता है आपका 1,200 रुपीज. ओपनिंग बैलेंस और सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 1,200 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर. जो हमने परचेज किया वो हमने ईयर एंड में परचेज किया है, इसलिए उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. 1,200 रुपए का इंटरेस्ट होना चाहिए, सिर्फ 1,000 रिसीव हुआ है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 रुपीज और यहां 1,200 कर दीजिए. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 3 से आया ये कैलकुलेशन. चलिए आगे देखिए, एक मिनट, इसकी डबल एंट्री कहां पर होगी चेक करो. इसकी डबल एंट्री बैलेंस शीट के असेट्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट्स में. क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 रुपीज. डन. आगे चलें. नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट पेमेंट से ही चलिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट साइड खत्म, पेमेंट साइड पे आते हैं. पेमेंट साइड पे सबसे पहले सैलरीज. एनी एडजस्टमेंट? नो, सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. देन फाइन, सीधा सीधा एक्सपेंसेस में सैलरीज लिख दो. 2 सैलरीज 5,000 3,000. नेक्स्ट, स्टेशनरी. यस, वी हैव एडजस्टमेंट्स ऑन स्टेशनरी. अब स्टेशनरी वर्किंग नोट, स्टेशनरी इज अ कंज्यूमेबल आइटम, तो उसका कंजम्पशन जाता है, परचेज नहीं. देखो स्टेशनरी के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है. यदि हम स्टेशनरी उतना ही परचेज करते हैं जितना हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो सारा का सारा परचेज एक्सपेंसेस में डाल दिया जाएगा. लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में स्टेशनरी के स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, तो फिर आप कंजम्पशन निकालें. स्टेशनरी का कंजम्पशन निकालेंगे. वर्किंग नोट नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 एंड क्लोजिंग 500. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर लिखने से पहले कंफर्म कर लें, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, कुछ अलग से और इंफॉर्मेशन तो नहीं है. तो वी डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेशनरी. क्रेडिट परचेज है या नहीं करने का तरीका यही है कि आपके पास क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए.
यदि क्वेश्चन में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी की कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब स्टेशनरी टोटल कैश परचेज में ही होगी। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर से मिला कितना 1000 एंड लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500, सो कंजम्पशन इज ऑफ 900। कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी इज 900। कंजम्पशन कहां जाएगा? कौन बोला बैलेंस शीट? कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में टू स्टेशनरी। टू स्टेशनरी 900। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मैंने ओपनिंग वाला लिख दिया क्या? चेक। नहीं सही है। क्लोजिंग 500, ओपनिंग बैलेंस शीट में 400। ठीक है, नेक्स्ट आइटम स्टेशनरी डन। रेट एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट है। On 31st March 2018, the rate and taxes were prepaid for next year. The yearly charges, no. यहाँ पे हमने 31st मार्च को जो रेट एंड टैक्सेस का पेमेंट किया है, 31st मार्च को रेट एंड टैक्सेस का जो हमने पेमेंट किया है, वो पेमेंट हमने जनवरी तक के लिए किया है। नेक्स्ट ईयर की जनवरी तक के लिए पेमेंट किया है। The rate and taxes were paid to the following 31st January. 31st जनवरी तक का पेमेंट कर दिया हमने। नेट का इशू आ रहा है थोड़ा सा। हमने नेक्स्ट ईयर 31st जनवरी तक का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। और पूरा ईयरली चार्जेस बनता है 300 रुपीज। दैट मीन्स कितने महीने का एडवांस हो गया? 10 मंथ का एडवांस दिया है हमने। 10 मंथ का एडवांस पे किया है। नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड तक का पे कर दिया है। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड तक का पे करने का मतलब 10 मंथ का एडवांस पे किया है। ऊपर आके चेक करो रेट एंड टैक्सेस कितने लिखे हैं यहाँ पे 300। एनुअल चार्जेस कितने हैं? सही है, एनुअल चार्जेस भी 300 है और यहां भी 300 है, तो सही है। नहीं है, बोल रहा है ना 10 मंथ का एडवांस है। 10 मंथ का एडवांस मतलब कितना हो गया? 300 मल्टीप्लाई बाय 10/12 250। अरे क्या हो रहा है तेरे को भाई? बेटा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर चला के चेक कर लो। 250 आ रहा है। 250 एडवांस है। पर एनुअल चार्जेस रेट एंड टैक्सेस के 300 है, 250 एडवांस है। इस साल का रेट एंड टैक्सेस कहां गया होगा? पे नहीं किया। तो हम
कहाँ देखोगे, यही तो जाएगी स्क्रीन। ऑनलाइन में भी तो यही स्क्रीन जा रही है, परेशान कर रहा है यार ये, नेटवर्क इशू आ रहा है। आप सबके पास बुक तो है ही, देख जो भाई इनकम एक्सपेंडिचर कितने लिखें, बोलो। 50 रुपीज, 300 पूरा आएगा। आप ईयरली 300 रुपीज का आपका एक्सपेंसेस है, आपने सिर्फ अगले साल के लिए तो एडवांस निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का पेमेंट भी तो लास्ट ईयर पे कर दिया गया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेट एंड टैक्सेस पे ही ना हुए हों? हम एनुअली पे करते हैं टिल 31 जनवरी, तो 31 जनवरी 2017 तक का टैक्स हमने लास्ट ईयर पे कर दिया, और 31 जनवरी 2017 को 31 जनवरी 2018 तक का टैक्स पे किया, 31 जनवरी 18 को 31 जनवरी 19 तक का टैक्स पे किया। ऐसे चल रहा है एनुअल, और ये ऐसे एनुअल चल रहा है तो इस साल 9 मंथ का एडवांस है, सॉरी 10 मंथ का एडवांस है, पिछले साल भी 10 मंथ का एडवांस रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप कोई भी एक्सपेंसेस जो एनुअल बेसिस पे करते हो तो आपने हर साल उसे एनुअल बेसिस पे ही पे किया होगा, डेट मिड की हो सकती है। इसका मतलब 250 इज एडवांस, यस 250 इज प्रीपेड, बट सेम प्रीपेड विल बी देयर इन प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो आप इसका ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे, आप इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आए और वहां लिखें रेट एंड टैक्सेस 300, रेट एंड टैक्सेस 300, प्रीवियस ईयर करंट ईयर बैलेंस शीट के असेट में प्रीपेड रेंट और रेट्स 250, और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के असेट में भी प्रीपेड रेट्स 250। प्रीवियस ईयर का प्रीपेड प्लस हो जाएगा, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस हो जाएगा, वापस 300 पे आ जाओगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर में 300 ही जाएगा। नोट बनाइए, इसका वर्किंग नोट बना के मेंशन कर दीजिए इस इंफॉर्मेशन को। रेट एंड टैक्सेस पेड 300, एड प्रीपेड बिगिनिंग 250 लेस प्रीपेड एंड 250। ये आ गया आपका एक्सपेंसेस ऑफ रेट एंड टैक्सेस 300। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टेलीफोन चार्जेस है। अ क्वार्टर चार्जेस ऑफ टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग, द अमाउंट accrued being 300, the charge for each quarter is same for both 16-17 and 17-18. Quarter charges for telephone is outstanding, an amount accrued being 300. accrued मतलब वही outstanding, expenses के लिए accrued वर्ड का मतलब outstanding होता है। क्वार्टर चार्जेस आउटस्टैंडिंग है और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 300 रुपए है।
इसका मतलब टेलीफोन के चार्जेस कितने होने चाहिए? 1200 रुपए। क्वार्टर चार्जेस आउटस्टैंडिंग हैं और वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज इक्वल टू 300। 1/4 इज आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज इक्वल टू 300। तो पूरा अमाउंट कितना हुआ होगा? पूरा अमाउंट 1200 रुपए का हुआ होगा, तभी तो उसका क्वार्टर 300 रुपए बना। तो क्वार्टर चार्जेस या 1/4 चार्जेस ऑफ द टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज इक्वल टू 300। ऊपर टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 1500। मतलब ये कैसे? 300 रुपए तो आउटस्टैंडिंग बता रहा है। कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है यहाँ पे। द क्वार्टर चार्जेस फॉर टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग एंड द अमाउंट अक्रूड बिंग 300। सॉरी, लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग चल रहा होगा। हाँ, वही होगा। अब लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो यहाँ से हम निकाल के लाएंगे। इस साल का 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है, साल का 1200 रुपये बनता है, फिर भी हमने 1500 रुपये पे किया है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर के 900 आउटस्टैंडिंग चल रहे होंगे। वर्किंग नोट पे आओ। वर्किंग नोट देखो, टेलीफोन एक्सपेंसेस के अकाउंट से एक्सप्लेन करता हूं। यहां हमारे पास आता है बाय आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, टू प्रीपेड बिगिनिंग, टू रिसीट एंड पेमेंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू आउटस्टैंडिंग एंड और बाय प्रीपेड एंड। ये आती है टोटल इंफॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग एंड हमें मालूम है कितना, 300, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस ऑफ 1 क्वार्टर। तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए? 1200 रुपए। और रिसीट एंड पेमेंट में कितना दिया हुआ है? 1500 रुपए। अब जब हम आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर प्रीपेड का तो कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं होगा, तो प्रीपेड को तो उठा के कर देते हैं नील। तो बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग बन रहा है हमारा बैलेंसिंग फिगर से 600। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग विल बी वाज 600। और ये अकाउंट नहीं बनाते तो मिलता ही नहीं अमाउंट। 1500 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 300, टोटल हो गया 1800, लेस एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर 1200, तो बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग आ गया 600। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ कह रहे हो? टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, $1200, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग 300 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस 600।
ठीक, एक बार ये अकाउंट वापस देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज किधर जाएंगी? परचेज की है सिक्योरिटीज, असेट है, बैलेंस शीट में जाएंगी। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक बिल्डिंग हमारे पास पहले से है 30,000 का, और यहाँ आ गया 12% सिक्योरिटीज, 15,000 का पहले से था। एड परचेज अभी हमने किया 5,000 का, टोटल सिक्योरिटी इज ऑफ 20,000। अमाउंट पेड फॉर सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000, और ओपनिंग में हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज था 15,000 का, तो टोटल सिक्योरिटीज हो गया 20,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, एडजस्टमेंट है। सन्ड्री एक्सपेंसेस मार्च 17 में आउटस्टैंडिंग थे 50, और मार्च 18 में आउटस्टैंडिंग है 60, डायरेक्ट कर लेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में आइए, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाउ मच वी पेड ड्यूरिंग द ईयर 200, एड आउटस्टैंडिंग मार्च 18, आउटस्टैंडिंग मार्च 18 60, लेस आउटस्टैंडिंग मार्च 17 50, 210। अभी क्या करें? बैलेंस शीट में लिखो इन दोनों आउटस्टैंडिंग को, मार्च 17 का आउटस्टैंडिंग मार्च 17 में और 18 का आउटस्टैंडिंग 18 में। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 60 and outstanding sundry expenses 50। नेक्स्ट, रिसीट पेमेंट खत्म, एडजस्टमेंट्स देखें, ये हो गया, स्टेशनरी डन, टैक्सेस डन, टेलीफोन चार्जेस डन, सन्ड्री एक्सपेंसेस डन। बिल्डिंग पे 10% डेप्रीशिएशन लगाना है, और सिक्योरिटी डन, बिल्डिंग पे 10% डेप्रीशिएशन लगा दो। बिल्डिंग पे 10% डेप्रीशिएशन, और इस डेप्रीशिएशन को इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दीजिएगा, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। चलिए कैलकुलेशंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट खत्म करो, बैलेंसिंग फिगर बताओ। कैपिटल फंड 41,200, नहीं क्या लिख दिया, 50,200, 50,200। 50,200 के बैलेंस को ऊपर लाइए, कैपिटल।
इनकम एक्सपेंडिचर में जाओ, बताओ सरप्लस है डेफिसिट? सरप्लस। ₹590 का सरप्लस। सही है। 590 के सरप्लस को बैलेंस शीट में लाके ऐड कर दीजिए। और बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए। 52150। तो ये था एक बहुत आसान सा क्वेश्चन एनपीओ का, मतलब इजी। कैसी स्माइल आ रही है सबके चेहरों पे। ये आसान था तो टफ किसे बोलते हैं? इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। सब्सक्रिप्शन में पॉइंट समझ में आया। सिक्योरिटी का पॉइंट, जहां कॉमनली मिस्टेक होगा, आप 10% 15,000 का निकाल दोगे, फेस वैल्यू पे निकलता है, ये पॉइंट मार्क कर लिया आपने। थर्ड, जो हम दिया था रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में, वहां हम ₹50 इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते और 250 लाइबिलिटी में डाल देते बस, तो उससे हमारा सरप्लस रॉन्ग आता, कैपिटल फंड भी रॉन्ग आता। तो वहां ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस दिया है जिसे हमने ईयरली पे किया है, तो प्रीवियस ईयर से उसका एक वर्किंग नोट इस तरह से आपको ध्यान रख के बनाना रहेगा। स्टेशनरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल पॉइंट था। टेलीफोन एक्सपेंसेस का ये एक अच्छा पॉइंट था कि हमें एडवांस उससे टीचर के लिए मिल रहा था। के बारे में तो बताएं। नो? ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। देख, सब्सक्रिप्शन सैलरीज, ये सैलरीज है 20,800 और स्टेशनरी है 4,000। दो अलग अलग कर दीजिएगा, उसको एक एंटर नहीं लगा। रेट्स, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, सारी इंफॉर्मेशन कंफर्ट पेड एडजस्टमेंट डेट के तो क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट किया उससे। गृह कार्य,
देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को देख के बताइए कोई पॉइंट पूछने लायक है क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, कोई पॉइंट पूछने लायक है तो पूछ लो। क्या? हाँ जाओ ना, नेचुरल कॉल, नेचर कॉल को तो रोकना कहाँ है, जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, कोई पॉइंट नहीं है इसमें पूछने के लिए आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली करने पे ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसीट एंड पेमेंट गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक एंड कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं अबाउट सब्सक्रिप्शन। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहां जाएगा? इनकम, लेगेसीज, बैलेंस शीट, लेगेसीज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, एंडोमेंट फंड रिसीट, एंडोमेंट फंड रिसीट, एंडोमेंट फंड में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। एंडोमेंट फंड रिसीट, फंड रिसीट के बारे में बताया मैंने, फंड से कोई भी एक्सपेंस होता है तो फंड में से माइनस, फंड में कोई भी इनकम होती है तो फंड में प्लस, तो ये एंडोमेंट फंड रिसीट फंड में जाके प्लस हो जाएगी। प्रोसीड ऑफ स्पोर्ट एंड कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट एंड कॉन्सर्ट्स हमने करवाया, उससे हमें 4000 रुपीज का रेवेन्यू मिला, तो डेफिनेटली स्पोर्ट कॉन्सर्ट्स पे कुछ हमने खर्च भी किया होगा। नहीं दे रखा है तो इसको इनकम में डाल दो। प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट कॉन्सर्ट पे कुछ नहीं दे रखा तो इनकम में डाल दो। एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड। रिसीप्ट साइड पे दिया है, एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? ये मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि ये है वो कॉमन मिस्टेक कि एग्जाम देने के बाद हमें लगता है पेपर तो बहुत अच्छा हुआ सर हमारा, और तो पता चलता है ये क्या हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ। वो ऐसी मिस्टेक्स की वजह से होता है। कि एडवर्टीजमेंट रिसीप्ट साइड पे दिया है, इनकम में जाएगा। हमें एडवर्टीजमेंट मिला है, हमारी ईयर बुक जो छपती है उसमें हमने किसी पार्टी का एडवर्टीजमेंट किया होगा, तो उससे हमें इनकम हुई है। कोई नहीं, कोई नहीं, होता है। सेक्रेटरी सैलरी एक्सपेंस, सैलरीज ऑफ स्टाफ एक्सपेंस, चैरिटीज, प्रिंटिंग, पोस्टेज, रेट्स, अपकीप ऑफ लैंड। क्या होता है अपकीप ऑफ लैंड? देखभाल। परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, तो स्पोर्ट मटेरियल के बारे में डिटेल होगी, कंज्यूमेबल्स है ये, तो कंजम्पशन पे चलेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस, नथिंग इज देयर। नाउ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में देखो बहुत इजीली सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दिया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सीधा अकाउंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल के आ जाएगा। फर्नीचर, ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रीशिएशन या बेच दिया, दो चीज हो सकती है। ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीदा तो नहीं फर्नीचर, ये भी चेक करना, नहीं पेमेंट साइड पे कोई फर्नीचर नहीं है। डेप्रीशिएशन या बेच दिया। नीचे इंफॉर्मेशन में देखो, डेप्रीशिएशन शेल बी चार्ज्ड एट 10% पर annum अंडर द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डेप्रीशिएशन ही हो गया, 2000 पे 10%, 200 रुपए, तो फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन ऑलरेडी इन्होंने चार्ज करके दिया हुआ है, तो 200 रुपए का डेप्रीशिएशन एक्सपेंडिचर में।
और क्लोजिंग फर्नीचर 2000 माइनस 200 इज इक्वल टू 1800 बैलेंस शीट में। लेगेसीज रिसीव्ड शेल बी कैपिटलाइज्ड, नहीं बोलता तो भी करते थे। कैपिटलाइज्ड करने का मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दो, अलग से नहीं दिखाना है। Investment were made in securities and the rate of interest being 12% and date of investment is 1st June and the amount of investment was 20,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट 1 जून को किया है। 12% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर इंटरेस्ट दिया है, यस, इंटरेस्ट रिसीव 2000, चेक करेंगे कम मिला है तो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब जितना भी खरीदा स्पोर्ट मटेरियल सारा का सारा कंजम्पशन, जितना भी खरीदा स्पोर्ट मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ओपनिंग, स्पोर्ट मटेरियल है ही नहीं हमारे पास, क्लोजिंग भी निल है, तो जितना भी खरीदा हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल सारा का सारा कंजम्पशन उठा के एक्सपेंडिचर में डालना है। ये नोट नीचे लिखना है साथ में। Sport material opening balance nil, purchase during the year 10,000, closing balance nil, so consumption is equal to 10,000। वर्किंग नोट फिर भी बनाना है, फिर भी वर्किंग नोट बनाना है या लैंग्वेज में मेंशन करना है, अदरवाइज उसका 1 मार्क चला जाएगा। कुछ भी सोच के अंदर नहीं रखना है, उसे नोटबुक पे मेंशन करके आना है, जित जो भी सोच रहे हो, अदरवाइज उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर वर्किंग नोट के मार्क्स स्पेसिफाई हैं, हर एक इंफॉर्मेशन के, हर एक नोट के मार्क्स स्पेसिफाइड है। वो नोट यदि लगना चाहिए तो नोट लगना ही चाहिए, नोट नहीं होगा तो उसके मार्क्स हटा काट दिए जाएंगे। जैसे ये 10% डेप्रीशिएशन का, अभी नॉर्मली आप क्या करें, ओपनिंग बैलेंस शीट 2000, क्लोजिंग बैलेंस शीट 1800, 200 रुपए एक्सपेंडिचर में, एडजस्टमेंट सही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि 200 रुपए कहां से आया आपने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया। तो आपको नीचे कैलकुलेशन देना होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 2000 लेस डिप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 2000 का 10% 200, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 1800। ये वर्किंग नोट का एक नंबर है। तो पेपर अकाउंट्स का वर्किंग नोट्स की वजह से बहुत लेंदी हो जाता है। एक फाइनल अकाउंट, एक एनपी और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन करने का मतलब समझते हैं कितना टाइम चाहिए। तो वहां पे पेपर सिर्फ हम 45-50 मार्क्स का ही 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमने स्पीड नहीं बनाया। तो थोड़ा स्पीड पे काम करना, क्लैरिटी पे काम करना, ओवर राइटिंग अवॉइड करना। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका है उसमें बहुत सारी ओवर राइटिंग, स्केल यूज नहीं हो रहा है, कैसे भी लिख रहे हैं, कोई चेक नहीं करेगा। मैंने कॉपीज चेक किए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस आती हैं, स्ट्रेट गाइडलाइंस, ये लाइन है तो हाफ मार्क, ये लाइन है तो 1 मार्क, ये लाइन है तो 2 मार्क, ये लाइन नहीं है नो मार्क्स। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और हैंड राइटिंग, यूं लाइन डालते पूरे क्वेश्चन पे, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, नो वन विल ऑब्जेक्ट यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अलाउड। समझ में नहीं आ रहा सर लिखा क्या है, पढ़ूंगा थोड़ी, मेहनत थोड़ी करूंगा इतनी, एक एक अक्षर नहीं समझ में आ रहा है, ओवर राइटिंग इज देयर, काट दो। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग्स लिखने छोड़ दें चलेगा, एक बार को टाइम बचाओ, लास्ट में टाइम बचा तो ऊपर हेडिंग्स डाल देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट के कॉलम, वो बाद में लिख देंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने वर्किंग नोट्स, क्योंकि उसके मार्क्स स्पेसिफाइड नहीं होते, वो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो उसके मार्क्स काटना चाहता है या नहीं, लेकिन इनके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। ओवर राइटिंग तो सबसे ज्यादा, एंड मतलब क्लैरिटी बहुत चाहिए, आप लोगों की स्पीड बहुत स्लो है।
तो अभी स्पीड पे काम करना है। नेक्स्ट, ये भी आप करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों आप लोग करके लाएंगे। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th डिस्कस करेंगे। 2 और 3 कंप्लीट चाहिए। ओके, बाय।